रोग निरोग में हम लोग यूरिन ट्रैक्ट से जुड़ी जो भी समस्या थी उसके बारे में बात कर रहे थे। तो आज उसी में एक ये यूरिनरी समस्या भी है और एक तरह से सेक्सुअल समस्या भी है। ठीक है, तो इसी बारे में बात करेंगे जो मेनली पुरुषों को अफेक्ट करती है, पुरुषों में होता है। और कभी कभी कई पुरुषों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है जिसमें उनका लिंग का आकार जो होता है यानी जो पीनस होती है उसमें शेप में बदलाव आ जाता है, वो ज़्यादा कर्व हो जाता है या बेंड हो जाता है या फिर उसके साइज में, लेंथ में या ग्रिथ में कमी आ जाती है। तो आखिर ये होता क्यों है, इसको क्या कहते हैं, कारण क्या सिम्टम्स है और कौन सी थेरेपी चल सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, खासकर पुरुषों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर रजत आपका रोग निरोग में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो कई बार हमें सुनने को मिलता है कई पुरुषों से कि उनके लिंग के आकार में बदलाव है या फिर वो छोटा हो गया है, उसकी लेंथ कम हो गई है, जो गिर्थ होती है वो कम हो गई है या उसमें किसी प्रकार का कर्व आ गया है, बेंड हो गया है। तो ये जो कंडीशन होता है इसको इसको आप एक कंडीशन बोल सकते हो, बीमारी नहीं बोल सकते हो, लेकिन इसका नाम एक बीमारी की तरह है जो है पायरोनी डिजीज। ठीक है, पायरोनी डिजीज एक कंडीशन है जिसमें होता ये है कि जो पीनस होती है यानी जो पुरुषों का लिंग होता है वो बेंड हो जाता है। होता ये है कि उसमें एक स्कार टिश्यू या उसको आप प्लैग बोल सकते हो, उसका फॉर्मेशन होता है। इस फॉर्मेशन की वजह से उनके जो लिंग होता है उसमें कर्व या फिर बेंड होना या उसका लेंथ में कमी आना, साइज में कमी आना, इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। कभी कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी देखने को मिलता है। जब उन इस तरह के पुरुष में इरेक्शन होता है सेक्सुअल अराउजल के समय में, तो उस समय क्या होता है कि इरेक्शन के समय दर्द होना, इरेक्शन में टेढ़ापन दिखना शुरू हो जाता है। डिपेंड होता है कि आपका प्लैग जो है, उस पुरुष में जो प्लैग बना है, जो स्कार टिश्यू बना है, वो कहाँ बना है। इरेक्शन के वक्त उस स्कार टिश्यू को महसूस किया जा सकता है कि इस पार्ट में स्कार टिश्यू है या प्लैग बना हुआ है, या फिर अगर महसूस नहीं हो रहा है तो उस एक स्पेसिफिक रीजन में, एक स्पेसिफिक प्लेस में पीनस का जहाँ पर प्लैग बना हुआ है वहाँ पे कई जो तरह के दर्द होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दर्द ज़्यादा होता है इरेक्शन के वक्त में और कभी कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। लेकिन पायरोनी डिजीज को समझने के लिए आपको एनाटॉमी समझना पड़ेगा कि अपने पीनस के बारे में कैसा वो होता है। एक्चुअल में जो पीनस होता है वो 3 पाइप का कंपोजिशन होता है। जो एक पाइप होता है जो हम लोग सबको जानते हैं कि जिससे वीर्य और मूत्र यानी कि यूरिन और स्पर्म निकलता है, उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। इसके अलावा उसमें और 2 पाइप होते हैं। इन दोनों पाइप को कॉर्पोरस केवर्नोसम, और अगर दोनों को मिला दें तो कॉर्पोरा केवर्नोसम कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों पाइप एक हार्ड फाइब्रस सीट से कवर्ड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ठीक है, जिसकी वजह से इरेक्शन देखने को मिलता है। एक्चुअल में जब सेक्सुअल अराउजल होता है तो ये जो 2 पाइप होते हैं कॉर्पोरा केवर्नोसा, इसमें स्पॉन्ज टाइप का ये होता है। ठीक है, इस इरेक्शन के समय में इसमें तेजी से ब्लड फिल होता है जिसकी वजह से जो पीनस होती है उसमें इरेक्शन देखने को मिलता है। तो जब किसी में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो इन्हीं पाइप में प्रॉब्लम की वजह से होता है, या फिर जब प्लैग बनते हैं तब भी जो प्रॉब्लम दिखता है वो इन्हीं पाइप में दिखता है। आखिर ये प्लैग बनता क्यों है, कारण क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका कारण होता है वो हम लोग को आज तक पता ही नहीं चल पाया, लेकिन कॉमनली ये पता चला है कि वाइग्रस या फिर आप बोल सकते हो कि जो रफ सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं जिसकी वजह से पीनस में चोट लगता है, उस केसेस में या फिर एक्सीडेंट के समय चोट लगना या फिर कोई एथलेटिकल एक्टिविटी करते हुए उसमें चोट लगने की वजह से पीनस डैमेज होता है, इंजरी आती है। अब जब ये इंजरी उसको खुद को बॉडी अपने आप हील करता है या आप दवा लेते हो हीलिंग प्रोसेस में, तो हील करते वक्त क्या होता है, किसी एक पार्ट में जो कॉर्पोरा केवर्नोसा था उसके किसी एक पार्ट में प्लैग का डिपोजिशन शुरू हो जाता है, स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाता है इस हीलिंग प्रोसेस में। ठीक है, जब ये स्कार टिश्यू बन जाता है तो अब इस स्कार टिश्यू के डिपेंड होने पे ये होता है कि कर्व किस तरफ होगा। ठीक है, दाया बाया ऊपर नीचे किस तरफ का बेंड आएगा पीनस में, इसी स्कार टिश्यू पे होता है। अगर वो राइट साइड स्कार टिश्यू बन रहा है तो राइट साइड बेंड होगा, लेफ्ट बन रहा है तो लेफ्ट होगा, अप बन रहा है तो अप होगा, डाउन डाउन होगा। ठीक है, मेनली इरेक्शन के समय होता है ये है कि इस स्कार टिश्यू में किसी प्रकार का स्ट्रेच होता नहीं है जब इरेक्शन होता है।
क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो स्पॉन्ज जैसा पाइप होते हैं, उसमें स्ट्रेचिंग आता है तो इरेक्शन हो पाता है, पीनस का साइज ऊपर नीचे हो सकता है उसमें। लेकिन ये स्कार टिश्यू क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई स्ट्रेच देखने को इरेक्शन के समय नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बेंड देखने को, कर्व देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर सिम्टम्स की बात करें कि कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला सिम्टम्स तो वही है कि प्लैक बन जाता है, स्कार टिश्यू बन जाते हैं, जिसको महसूस किया जा सकता है छू के, या उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। दूसरा सिम्टम्स है कि स्कार टिश्यू या प्लैक बनने की वजह से बेंड आता है, कर्व आते हैं। तीसरा सिम्टम्स है कि इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, पेनफुल इरेक्शन होता है। उसके अलावा नॉर्मल समय में भी पेन होता है, या फिर अगर इरेक्शन हो रहा है तो उसको ठीक से मेंटेन नहीं किया जा पा रहा है। ये सारे सिम्टम्स उसमें आसानी से देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि किसी को भी पायरोनियरी डिजीज हो गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इसमें, तो सबसे पहला फैक्टर होता है एज। मेनली 40% से एबव के जो मेल होते हैं उनमें 15 से 20% मेल में ये प्रॉब्लम पाया जाता है। दूसरा होता है आपको जेनेटिक्स, यानी कि अगर पूर्वजों में, माता पिता दादा, मेनली पिता में और दादा वगैरह में अगर ये प्रॉब्लम होता है तो वहां से जेनेटिकली किसी किसी को मिलता है। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेटाइटिस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, या फिर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर का मतलब है खून में किसी प्रकार का कोई बीमारी होने पे ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। अगर मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस इसमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है। उसके अलावा इंटरकोर्स के समय पेन देखने को मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस मेनली इंसान के पर्सनल लाइफ में होता है, जैसे कि ये प्रॉब्लम जो होता है, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मेंटली, फिजिकली और इमोशनली किसी भी व्यक्ति को अफेक्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ जाती है, जिसकी वजह से अवसाद यानी डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, खुद में शर्मिंदगी महसूस होना, सोशली प्रॉब्लम आना, रिलेशनशिप में स्ट्रेस आना, लाइफ में स्ट्रेस आना, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर सवाल उठने लगता है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस इसमें देखने को मिलते हैं। इंसान मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और उनके जो रिलेशनशिप होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, या फिर जो भी कपल होते हैं उनके बीच में, उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलने लगती है। अगर मैं बात करूं कि इसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, तो दो ही तरीका होता है डायग्नोसिस करने का। पहला होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि उसमें आसानी से डॉक्टर को पता चल जाता है कि कहाँ पर स्कार टिश्यू है, कहाँ पे नहीं है, क्योंकि छूने से पता चलता है, या फिर छूने पे वो पार्ट में पेन शुरू हो जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक जिस पार्ट में प्लैग बना हुआ है, वो पार्ट में स्कार टिश्यू बना हुआ है, उसमें पता चल जाता है कि यहाँ पर है। उसको कंफर्मेशन करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं और अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिससे कंफर्मेशन मिलता है कि कहाँ पे प्लैग है, कितना अमाउंट में है। ठीक है, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, तो ट्रीटमेंट समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि पायरोनियरी डिजीज दो प्रकार के होते हैं, एक मतलब दो फेजेस में होते हैं। एक होता है एक्यूट फेज और एक होता है क्रॉनिक फेज। तो जो एक्यूट फेज होता है, ये इनिशियल फेज होता है, यानी डे 1 से लेके या डे 0 से लेके 18 महीने तक ये फेज चलता है, जिसमें प्लैक का यानी कि जो स्कार टिश्यू है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, जो बेंड होना होता है पीनस में, जो शेप में चेंजेस आने होते हैं, वो शेप में चेंजेस आते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी कुछ लोगों में ये चेंजेस शेप में नहीं होता, मतलब वो बेंड नहीं होता है। जब ये ऐसा होता है तो उनका आवर ग्लास, यानी कि आपने वो घड़ी देखी होगी जो रेत का होता है, जो ऐसे आके ऐसे होता है, जिसमें ऊपर में रेत भरा होता है और नीचे वो गिर रहा होता है, उस घड़ी के आकार नुमा पीनस हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, उसको आवर ग्लास शेप बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम उसमें देखने को मिलता है। इरेक्शन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, इंटरकोर्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, तो जो कर्व वगैरह है वो सब इनिशिएशन, जो भी इनिशिएट होना होता है, प्रॉब्लम होना होता है, वो एक्यूट फेज में होता है। क्रॉनिक फेज में क्या होता है कि स्टेबिलिटी आ जाती है, यानी अब जितना डैमेज होना था वो हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर स्टेबल है, यानी 12 से 18 महीने बाद का ये फेज होता है। ठीक है, लेकिन इरेक्शन में प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिल सकता है, इंटरकोर्स हो सकता है कि करने में सक्षम ना हो। ठीक है, जो लेंथ है पीनस का उसमें कमी आ सकती है, मोटाई में कमी आ सकती है। ये सारे प्रॉब्लम आपको क्रोनिक फेज में देखने को मिलते हैं। तो जो आपका ट्रीटमेंट होता है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी को एक्यूट फेज में पकड़ा गया कि पायरोनियरी डिजीज है, तो उसमें कोशिश ये किया जाता है कुछ दवाइयां देके, कुछ इंजेक्टेबल्स देके, कि जो प्लैक का फॉर्मेशन स्टार्ट है उसको कम किया जा सके, उसको वहीं पे रोका जा सके, या फिर धीरे धीरे डिग्रेड किया जा सके। ठीक है, दूसरा ट्रैक्शन थेरेपी करते हैं। ट्रैक्शन थेरेपी का मतलब होता है कि जैसे ये पीनस है, इसके ऊपर कोई चीज लगा के भार देते हैं। ठीक है, ताकि ये सीधा रह सके, टेढ़ा ना हो, सीधा रह सके। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग वो चीज करते हैं। उसके अलावा कुछ दवाइयां, कुछ
शॉट्स होते हैं जो इंजेक्शन होते हैं, यानी जहाँ पे प्लैग बन रहा है वहां पे इंजेक्शन को दिया जाता है ताकि वो प्लैग ना बन सके और प्लैग टूट जाए। अगर क्रॉनिक फेज की हम लोग बात करें तो उसमें कैसे ट्रीटमेंट होता है, तो उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कितना प्लैग बना है, कितना ज्यादा बेंड है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी आ चुकी होती है। अब वहाँ पे किसी प्रकार कोई स्टेबिलिटी आना नहीं है, मतलब कुछ और डिग्रेडेशन होना नहीं है, तो उसमें मेनली ट्रैक्शन थेरेपी यूज करते हैं, यानी कि वही टेंशन देना, भार देना पिनस के ऊपर ताकि वो सीधा हो सके, जो उसका बेंड हुआ है, जो कर्व आया है, वो कर्व को खत्म किया जा सके। दूसरा होता है कि उसमें कोलेजिनस क्लोस्ट्रिडियम नाम का एक इंजेक्शन होता है, उसका शॉट्स ठीक उस पार्ट पे देते हैं जहां पर प्लैग बना है। ये क्या करता है कि उस प्लैग को तोड़ने का कोशिश करता है, वहां पे कोलेजिनस फाइबर को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। इसके अलावा उसमें इंटरफेरोन नाम का एक दवाई होती है या वेरम्पिल नाम का एक दवाई होती है, ये दवा दिया जाता है। ये दोनों दवा क्या करता है कि जो प्लैग का फॉर्मेशन हुआ है उसको तोड़ता है, उसको खत्म करता है, वहां से प्लैग को हटाने का कोशिश करता है। तो ये कुछ तरीके थे। अगर मैं बचाव की बात करूं तो सिंपल सा चीज है कि इसमें आपको सबसे अधिक इंपॉर्टेंस यही देना है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी हो वो रफली ना हो, किसी प्रकार से पीनस के ऊपर चोट ना लगे। और अगर आप एथलीट हैं या आप किसी प्रकार का स्पोर्ट्स में पार्ट करते हैं या बाइक चलाते हैं, तो इस सब केसेस में ऐसा होना चाहिए कि आपको हमेशा अपने पीनस के ऊपर ध्यान देना है कि आपको उस पार्ट में चोट ना लगे। ठीक है, कोई भी वाइग्रस एक्टिविटी नहीं करना है, रफ एक्टिविटी नहीं करना है, क्योंकि जब भी चोट लगेगा उसके हीलिंग प्रोसेस में ही प्रॉब्लम आती है, वहां पे प्लैग बनने का खतरा बन जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।